चलिए जी, तो हाँ सर। आपका 1 मिनट तो जो है आपका वीडियो ऑन है? वीडियो ऑन करूँ? ठीक है सर। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन डू। नहीं प्रॉब्लम नहीं है सर, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, कोई बात नहीं। Yes. हाँ, एक जगह बैठ जाइए फ़ोन रख के, यू जस्ट हाँ सिट। हाँ हाँ सर। मेनली मैं तो और भी लोगों को इनवाइट कर रहा था, जैसे देश दीपक है, आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहा है, उसको भी, बट मुझे लगता है सो गया है वो। अच्छा तो सर। ठीक है, तो मेनली जो उन बच्चों को डाउट है, आई थिंक निशांत ये सब हाँ है ना, आपके आपके लिए रखा है जी निशांत, आप कई बार बोल चुके हैं। तो अभी और भी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे अभी रिसेंटली जो पीएचडी कर रहे हैं, जैसे स्वरादीप अभी हैं, जो पिछले बार गेट क्वालिफाई किए थे, आईआईटी आईएसएम धनबाद में थे, एंड अभी आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में। ऐसे ही पिछले बार भी गेट के थ्रू ही देश दीपक है, वो आईआईटी कानपुर में है। पिछले बार ही थी एलिजा है, जो आईएसआई चेन्नई से पीएचडी कर रही है ना। ये हैं और भी बच्चे हैं जो डिफरेंट जगह से कर रहे हैं, जैसे बॉम्बे से रीता साहू है या विकास है। ये लोग भी कई सारे बच्चे पिछले सेशन के थे जो इस बार पीएचडी ज्वाइन किए हैं। तो बात, लेकिन फिर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो अभी रात को इसलिए मैंने किया कि चलो अभी ये फ्री थे। तो थोड़ा स्वरादीप अपने बारे में थोड़ा बताइए, कैसे कैसे क्या रहा, उसके बाद देखते हैं। हाँ सर, मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ। तो मेरा जो स्कूलिंग है वेस्ट बंगाल से ही है। और मेरा जो बीएससी है स्टैटिस्टिक्स में ही है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर एक इंस्टीट्यूट है, हम्म। विवेकानंद कॉलेज। उस कॉलेज से आफ्टर दैट आई डिड माई एमएससी फ्रॉम पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एंड इसके बाद मेरे को लगा जॉब तो नहीं मिला अच्छा सा, तो मेरे को पीएचडी में शिफ्ट किया। पीएचडी के लिए प्रिपरेशन लिया मैंने 6 महीने तक। तो आपका कोचिंग में आपका जो आप जितना असिस्ट किया मेरे को, उनसे ही मेरे को गेट एग्जाम क्लियर हुआ। सीएसआई नेट कभी नहीं दिया मैंने, इस बार देने का थोड़ा प्लान कर रहा हूँ। तो गेट का जो रैंक थे, मेरा मेरा गेट का रैंक 195 थे, ऑल इंडिया रैंक। और उस टाइम पे मैंने आईआईटी जैम भी दिया। जैम में मेरा 72 रैंक थे, तो ऑल इंडिया में। तो जस्ट गेट का जो प्रिपरेशन लेने के लिए मैंने सोचा जैम, एक बार जब ग्रेजुएशन में थे मैंने, उस टाइम पे जैम दिए थे, आईआईटी जैम। तो मेरे को लगा, मेरे को उस टाइम पे 252 रैंक आए थे। तो मेरे को लगा जो 100 से नीचे रैंक करते हैं वो लाइक एलियन होता है मेरे को लगा। तो हाँ। मेरे सोच के मेरे को और एक बार देना चाहिए, ऐसा करके दिया। तो ठीक है, थोड़ा बहुत मॉडरेट हुआ और गेट एग्जाम भी क्रैक हुआ। इसके बाद पीएचडी के लिए इंटरव्यू दिया मैंने। आईआईटी तिरुपति फर्स्ट फर्स्ट आए थे मैंने जून सेशन में। तो आईआईटी का इंटरव्यू 2 सेशन में होता है, एक समर सेशन, ऑटम सेशन, और एक विंटर सेशन। तो मैंने जो ऑटम सेशन में मैंने बॉम्बे में आए थे, तो उधर रिटन टेस्ट मेरे क्लियर नहीं हुए थे। तो बॉम्बे कानपुर में रिटन टेस्ट हुए थे। और इसके बाद आईआईटी तिरुपति गए थे। आईआईटी तिरुपति में कोई रिटन टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ इंटरव्यू हुए थे। तो उसके बाद मैंने गए थे आईआईटी गुवाहाटी में। तो देन आईआईटी धनबाद गए थे। उसके बाद एनआईटी रोड के लिए गए थे, बट उधर जाके मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि उस दिन रात में मेरे को आईआईटी आईएसएम धनबाद से, आईआईटी तिरुपति, सब जगह से मेरे को कॉल आ गया। तो मैंने नहीं दिया। तो धनबाद में ज्वाइन किया। धनबाद में प्रॉपर गाइडेंस मिला प्रोफेसर का, तो बहुत अच्छे थे। लेकिन मेरे को एक मतलब वो जो होता है ना, गट्स फीलिंग हो रहे थे, लाइक इफ आई कैन ज्वाइन इन द आईआईटी बॉम्बे, देन माय ड्रीम विल गेट फुलफिल्ड। तो ऐसा करके मेरे को, मैंने सोचा मेरे को स्टाइपेंड भी मिल रहा है, तो मेरे को और एक बार देना चाहिए आईआईटी बॉम्बे के लिए। सिर्फ आईआईटी बॉम्बे भरे थे। उस टाइम पे आईआईटी कानपुर भी अप्लाई किए थे, मेरे को कॉल भी आए थे, लेकिन नहीं जा पाया, क्लैश हो गया था आईआईटी गुवाहाटी से। हैदराबाद हैदराबाद का कॉल भी आए थे, हैदराबाद आईआईटी तिरुपति से क्लैश हो गया। तो सिर्फ मैंने आईआईटी खड़गपुर नहीं किया, क्योंकि उधर मतलब स्कोर बहुत हाई होना चाहिए। और आईआईसी बेंगलोर में नहीं किया। टॉप 50 रैंक वालों को वो लोग कॉल करते हैं। तो इसके बाद आईआईटी धनबाद के बाद मैंने दिसंबर में फिर से एक बार ट्राई किया आईआईटी बॉम्बे। तो इधर आके मेरे को सीनियर लोगों ने एडवाइस दिया, तो एक दो टॉपिक पढ़ के आओ, उधर से क्वेश्चन होगा। और गेट एंड जैम का पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व होगा। और क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका होता है, उसमें तुम्हारा पकड़ है तो तुम रिटन टेस्ट क्लियर कर जाओगे। तो मैंने थोड़ा प्रिपरेशन लिया गेट के पेपर से, और आईआईटी जैम का पेपर मैंने फिर से भी सॉल्व किया अच्छे से करके। मैंने दिसंबर में आके, क्वेश्चन इजी थे और ठीक ठाक ही थे मतलब। तो उसके बाद मेरे को रिटन टेस्ट क्लियर हुआ, और इंटरव्यू में जाके मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछा। तो मैंने, मेरे हिसाब से मैंने जितना हो सके दे के आया, तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। ऐसा ही है सर मेरा जर्नी।
तो आपने अच्छा बता दिया। सो जिन लोगों को जो भी क्वेरीज हैं, मेनली सौरादीप गेट क्वालिफाई करके पहले इनका एडमिशन तिरुपति में हुआ था, फिर आईएसएम धनबाद में हुआ, आईएसएम धनबाद में 6 मंथ इन्होंने पीएचडी किया भी है, एंड देन वहाँ से बॉम्बे में हो गया नेक्स्ट टाइम। सो वहाँ से स्विच करके मतलब लाइक छोड़ के अभी आईआईटी बॉम्बे में ज्वाइन किया इन्होंने जस्ट जनवरी में, है ना? जनवरी सेशन से स्टार्ट हुआ हाँ आपका? सर, हाँ सर, जनवरी दिसंबर में इंटरव्यू हुए थे, तो जनवरी में ज्वाइन किया। हाँ, हाँ, सेशन स्टार्ट हुआ जनवरी से। तो जुलाई टू दिसंबर आईएसएम धनबाद में थे, स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी है, अभी भी चल रहा है। तो मेनली बच्चों का जो क्वेरी रहता है पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग का रहता है, तो आपके हाँ सर। अकॉर्डिंग क्या शॉर्ट लिस्टिंग का रहता है गेट के थ्रू जो आईआईटी में पीएचडी के लिए शॉर्ट लिस्ट करते हैं, कुछ रहता है क्या ऐसा? हाँ सर, बॉम्बे और कानपुर जो कट ऑफ क्लियर करेगा, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन, सबको कॉल आएगा। बॉम्बे और कानपुर से सबका कॉल आएगा। वो लोग सबको जो कट ऑफ क्लियर करते हैं और जो अप्लाई करते हैं फॉर्म के, एडमिशन फॉर्म के लिए, तो उन लोग को कॉल आएगा। उधर जाके रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होता है। और आईआईटी गुवाहाटी में कोई कट ऑफ इस बार नहीं रखा, लेकिन मैंने सुना सीनियर से लास्ट टाइम कुछ कट ऑफ रखे थे, इसके ऊपर स्कोर होगा तो उनको ही वो लोग बुलाते हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी में इस बार कुछ नहीं थे, और तिरुपति में भी ऑलमोस्ट सबको बुला लिया। और धनबाद में इस बार कट ऑफ रखे थे। आईआईटी रुड़की में कट ऑफ रखे थे। आईआईटी रुड़की में मेरा कॉल आए थे, बट जिसका रैंक थोड़ा कम है, मतलब 230 245 के ऊपर जो है, उसका आईआईटी रुड़की से कॉल नहीं आया, ऐसा सुना मैंने। तो ऐसा ही होता है। बॉम्बे कानपुर कानपुर से ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट को वो लोग बुलाते हैं, जो अप्लाई करते हैं गेट क्वालिफाई के बाद। रिटन टेस्ट होता है। और आईआईटी तिरुपति में रिटन टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ इंटरव्यू हुआ। और धनबाद में भी सिर्फ इंटरव्यू हुआ, गुवाहाटी में भी सिर्फ इंटरव्यू हुआ, और रुड़की में रिटन टेस्ट हुआ। रुड़की का रिटन टेस्ट का जो क्वेश्चन थे, जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट आए थे और स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट आए थे, वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। मतलब एक साथ ही एक ही पेपर दिया, सब लोग एक साथ ही। जो मैथ्स में पीएचडी करेगा तो वो पेपर पे एग्जाम देगा, और जो स्टैट में भी करेगा उसको भी सेम पेपर में ही देना पड़ेगा। तो ऐसा होता है। और एनआईटी रूरकेला में सिर्फ इंटरव्यू हुए थे। तो मे बी जहाँ पे कम एप्लीकेंट होंगे वहाँ सिर्फ इंटरव्यू लेते होंगे। जैसे बॉम्बे कानपुर में जो बच्चे गेट का कट ऑफ क्लियर करते हैं, मतलब उनका कुछ भी रैंक हो, जो कट ऑफ मार्क्स, अगर आपके मार्क्स मतलब कट ऑफ से ऊपर है, सो यू विल बी क्वालिफाइड है, सो दे विल शॉर्टलिस्ट यू फॉर रिटन टेस्ट आईआईटी बॉम्बे और कानपुर में, है ना? एंड देन फर्दर रिटन टेस्ट में जो क्वालिफाई करेंगे वो फिर इंटरव्यू देंगे। और बाकी आईआईटीज का नाम लिया, जैसे मुझे भी याद है मद्रास है, खड़गपुर है, अभी आपने रुड़की का कहा, तो ये सब मैथ और स्टैट्स के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पेपर होता रहता है है। उनका, है ना? सो लाइक एक ही पेपर लेंगे रिटन टेस्ट, मतलब शॉर्टलिस्ट तो कर लेंगे, देन दे विल हैव अ कॉमन रिटन टेस्ट, चाहे वो मैथ्स में पीएचडी करने आया हो या स्टैट्स में पीएचडी करना है, कॉमन पेपर होगा। लेकिन बॉम्बे कानपुर में मैथ्स का पेपर अलग होता है, स्टैट्स का अलग होता है, रिटन टेस्ट की बात कर रहा हूँ, पीएचडी रिटन टेस्ट। इवन यू हैव क्वालिफाइड गेट नेट, स्टिल यू हैव टू गो थ्रू पीएचडी रिटन टेस्ट इन बॉम्बे कानपुर और जैसे रुड़की या कुछ आईआईटीज में। तो कुछ जगह अलग अलग पेपर रहता है, कुछ जगह कॉमन रहता है। खड़गपुर में कॉमन पेपर होता है, मद्रास में कॉमन पेपर रहेगा, रुड़की में कॉमन पेपर रहेगा, बाकी ये है। और शॉर्टलिस्टिंग का ये है कि अगर आपका मार्क्स कट ऑफ से ऊपर है, चाहे कितने भी रैंक है, सो इट डजंट मैटर टू गेट शॉर्टलिस्टेड, हो जाएगा। अगर क्योंकि बहुत ज्यादा एप्लीकेंट नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली सब लोग शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, ठीक है? वैसा है। अब कुछ जगह रिटन टेस्ट है, कुछ जगह नहीं है, जैसे आप इन्होंने एग्जाम्पल लिया, एनआईटी राउरकेला है या आईआईटी धनबाद है, धनबाद है या तिरुपति में तिरुपति भी है, नहीं हुआ। तो गुवाहाटी में भी आई थिंक सिर्फ इंटरव्यू था। हाँ, तो ये गुवाहाटी में सब में मेरा सिर्फ इंटरव्यू थे। सिर्फ इंटरव्यू लेते हैं, कुछ जगह हाँ। डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, मे भी कम एप्लीकेंट होंगे तो दे प्रेफर कि डायरेक्ट इंटरव्यू ले लें, वैसा है। और सो ये हो गया आईआईटी का शॉर्टलिस्टिंग का, है ना? अब शॉर्टलिस्टिंग के बाद होता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में क्या पूछते हैं? कुछ जगह आपने दिए थे रिटन टेस्ट कहीं पे? हाँ सर, रिटन टेस्ट बॉम्बे में दिया, और बॉम्बे में दिए थे। तो बॉम्बे में रिटन टेस्ट का पहली बार जब ऑटम सेमेस्टर में दिए थे, उधर 20 क्वेश्चंस होता है, उसका एक वेटेज रहते हैं, मतलब 2 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसा करके। एमएसक्यू होता है, एमसीक्यू होता है, नेट होता है। टोटल 20 क्वेश्चंस रहते हैं, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ही रहते हैं। लाइक वेटेज रहते हैं, वो जो कन्वर्जेंस इन रैंडम वेरिएबल से वो तीनों क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, मैंडेटरी है। और हर हर साल में ही ऐसा ही होता है। और 2 क्वेश्चन रिग्रेशन से होगा, और बेसिक प्रोबेबिलिटी से 2-3 क्वेश्चन होता है। और एक्सपेक्टेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये सबसे बेसिक वाला क्वेश्चन ही होता है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन होता है। ऐसा करके टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। और थोड़ा बॉक्स फंक्शन देके इंटीग्रेशन देता है करने के लिए।
ऐसा करके क्वेश्चन मेरे को मिला है। जैसा जैम गेट में आते हैं थोड़ा वैसे थोड़ा अलग होता है? हाँ, 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 हाँ सर। वैसे टाइप का ही थोड़ा होता होगा ऐसे ना? ही, एग्ज़ैक्टली। हुँ। उतना हाई स्टैंडर्ड नहीं है, आईएसआई लेवल का हाई स्टैंडर्ड नहीं है और मतलब जो सीएसआई नेट का लेवल का कोई हाई स्टैंडर्ड उतना नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं ये लोग। गेट के लिए गेट का पेपर अच्छे से करोगे तो हो जाएगा और जैम का पेपर भी हुँ। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हो जाएगा। तो ये हो गया शॉर्टलिस्टिंग, रिटन टेस्ट। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? आपने बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं लास्ट है ना 1 ईयर हाँ, में। हाँ, हाँ, हाँ सर, तो हाँ क्या सर। इंटरव्यू कैसे-कैसे, कहाँ का कैसा पूछते हैं? क्या पूछते हैं? इंटरव्यू सर ऑलमोस्ट हर जगह में जो पूछेगा तुम्हारा इंटरेस्टेड टॉपिक कौन-सा है, तो यही सजेस्ट करूँगा मैं 2 टॉपिक अच्छे से मतलब जो क्लियर कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा तो अच्छा होगा। लाइक मैंने सोच लिया स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस एंड रिग्रेशन एनालिसिस तो ये दोनों हर जगह बोला मैंने, मेरा अच्छा लगता है, तो इधर से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो वो लोग इधर से ही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ जो दिसंबर में आया आईआईटी बॉम्बे के इंटरव्यू जब हुआ मेरा, तो उधर कोई बैकग्राउंड कुछ नहीं पूछा मेरे को, जो तुम कौन सा टॉपिक पढ़ के आए हो। मैंने जो रिटन टेस्ट दिया, रिटन टेस्ट के पेपर थे उन लोगों के पास, रिटन टेस्ट के पेपर से एक क्वेश्चन उठा के मेरे को बोला ये सॉल्व करो, कैसे किए हो। वो सॉल्व करने के बाद हर एक स्टेप से पूछ रहे थे, लाइक व्हाट इज इंडिकेटर फंक्शन, व्हाट इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, तुम एक लेमैन को कैसे बोलोगे इट इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, ऐसा करके इन डिटेल्स क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक मेरे को बेस एस्टिमेटर से एक क्वेश्चन पूछे थे, लाइक वो जो बाइनोमियल बाइनोमियल वाला एक क्वेश्चन थे उधर, हुँ। उसको मेरे को याद नहीं है अभी। बेस एस्टिमेटर के क्वेश्चन पूरा डिराइव करने के लिए बोला बोर्ड में, तो उधर से मेरे को पूछा इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होगा। एक फॉर्म आया, एक मतलब एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मिला, उधर से सब कुछ आ रहे थे। तो उन्होंने एक क्वेश्चन में जो लूप होते हैं ना, लूप में वो लोग क्वेश्चन पूछेगा, हुँ। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों बोल रहे हो आप, ऐसा करके बोलते हैं। वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि है ना, कॉन्फिडेंस करते हैं, या बेसिक उसको कितना कैसे रीज़न पता है नहीं अच्छा पता। है। हुँ। एग्जैक्टली। तो ये तो बॉम्बे का हो गया और बाकी जगह जैसे आईएसएम बाकी में इंटरव्यू दिया उसका कैसा हुआ था? हाँ सर, बाकी जगह में तो वो टॉपिक पूछा है, लाइक आईआईटी धनबाद में जब मैंने गए थे उधर जाके टॉपिक पूछा, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन मेरे को पूछा प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी से ही क्वेश्चन पूछा मेरे को, जो कितने तरीके से प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी हम लोग मेजर करते हैं। लाइक देयर आर 4 टाइप्स, वन क्लासिकल डेफिनेशन, एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन, हुँ। और 2 थे। एक जो हम लोग देख के बोल सकते हैं ना आज बारिश होने का चांस क्या है, हुँ। ये टाइप का जो है, ये फेनोमेना टाइप का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन, ऐसा करके मेरे से पूछे थे। और एक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक निकालने के लिए एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन दिए थे मेरे को बोर्ड में डिराइव करने के लिए। और बाकी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गुवाहाटी में मेरे को पूछा रिग्रेशन से, तो उधर भी मैंने बोला स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एंड रिग्रेशन मेरा टॉपिक है, मैं ये प्रिपेयर करके आया हूँ। तो उन्होंने रिग्रेशन से पूछा, उन्होंने बोला एक रिग्रेशन का मॉडल दिया y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलॉन है। पूछा व्हाट इज एरर, एरर टर्म, तो एरर टर्म क्या होता है ऐसा करके बोला। तो इसके बाद बोला वो जो स्लोप होता है ना, बीटा नॉट को क्या बोलते हो, बीटा वन को क्या बोलते हो, तो मैंने बोला स्लोप एंड इंटरसेप्ट बोला। तो उन्होंने बोला ये जियोमेट्रिकली इंटरप्रेट करो और बोर्ड में जाके करो, ऐसा करके मेरे को इंटरप्रेट करने के लिए बोला। तो मैंने इंटरप्रिटेशन दे दिया पूरा। तो वो जो एंगल होता है, एंगल को कैसे, स्लोप का जो एंगल टेन थीटा होता है क्यू होता है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा आईआईटी गुवाहाटी में। और तिरुपति में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा। तिरुपति में स्टार्ट किया लाइक बेसिक सेट पॉइंट एस्टिमेशन से स्टार्ट किया, तो उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा, लाइक प्रोबेबिलिटी का एक्सपेक्टेशन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा, ऐसा करके। हुँ। तो मतलब उसमें क्या पूछते हैं? बेसिक से स्टार्ट करते हैं, है ना? हाँ, पूरा बेसिक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हुँ। तो जनरली थ्योरी ज़्यादा पूछते हैं या क्वेश्चंस भी करवाते हैं सॉल्व? क्वेश्चंस बोर्ड वर्क तो करवाते हैं, लाइक क्वेश्चन दे देगा वो बोर्ड में, ये डिराइव करके बताओ ये क्या है। बॉम्बे में तो पूरा बोर्ड वर्क ही हुआ मेरा, और गुवाहाटी में भी पूरा इंटरप्रिटेशन करने के लिए बोला, वो जो बोर्ड में जाके रिग्रेशन का स्लोप एंड इंटरसेप्ट पैरामीटर। हुँ। एंड तिरुपति में बोर्ड वर्क करने के लिए बोला, एक दो स्टेप बोर्ड वर्क करने के लिए बोला, लाइक बोला लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, इसका एक नॉर्मल x1 x2 xn फॉलो कर रहे हैं, नॉर्मल न्यू y कॉमा सिग्मा स्क्वायर आई हुँ। रन्स टू 1 टू m ऐसा करके। तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखने के बाद बोला एमएलई डिराइव करो। तो व्हाट इज देन, इसके बाद पूछा व्हाट इज एमएलई, तो इसका एमएलई क्या होता है, क्यों हम लोग एमएलई निकलते हैं, ऐसा करके
लूपिंग वाइज क्वेश्चन करते हैं हर एक जगह में। तो बेसिक से ही क्वेश्चन पूछते हैं, वो लोग उतना एक्सपेक्ट भी नहीं करते स्टूडेंट लोग को बहुत सारी जानकारी है ये टॉपिक के अंदर, लेकिन कॉन्फिडेंस देखते हैं और कितना क्वेश्चन सॉल्व टेक्निक कैसा है तुम्हारा, ये जज करेगा। मेरे को यही लगा। ठीक है, तो हो गया शॉर्ट लिस्टिंग, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू। अब ये एक है कि इंटरव्यू का जो सिलेक्शन है इंटरव्यू के बाद किसके बेस पे होता है, ये इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पे या वो गेट का मार्क्स भी देखते हैं, बीएससी एमएससी का मार्क्स भी देखते हैं? नहीं सर, नहीं ऐसा है क्या? नहीं, खड़गपुर में ये होता है, लेकिन ये बॉम्बे में आईआईटी धनबाद में इंटरव्यू के बेसिस में पूरा ओनली सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म हाँ, किया हाँ, उसके अकॉर्डिंग हाँ, हाँ। आपको एडमिशन मिलेगा। रिटन टेस्ट का बॉम्बे में रिटन टेस्ट का थोड़ा वेटेज थे, रिटन टेस्ट का थोड़ा वेटेज थे, तो इसलिए मेरे को रिटन टेस्ट में शायद मेरे को मैंने आउट ऑफ 20 मैंने 18 मार्क्स अटेम्प्ट किया, 18 मार्क्स, तो मेरे को शायद 16 या 17 मार्क्स मिला मेरे को, तो वो वेटेज मेरे को थोड़ा हेल्प किया। हाँ, तो मतलब जहाँ रिटन टेस्ट बॉम्बे में रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू का वेट हाँ, करते होंगे, सो दे डोंट सी एक्चुअली गेट में कितना रैंक था, है ना? एग्जैक्टली। हाँ, ये वो नहीं देखते, बस क्वालिफाइड हैं आप, कट ऑफ से बेटर, कट ऑफ से ऊपर मार्क्स हैं, सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, देन रेस्ट इज ऑन टेस्ट एंड इंटरव्यू, मेनली इंटरव्यू। क्योंकि सर मेरा साथ वो जो इंटरव्यू दिए थे बहुत सारे लोग आए थे उधर, इंटरव्यू में मेरा तो रैंक 195 थे, लेकिन उधर 52 वाला एक रैंक वाला बंदा आए थे, उसका उससे बात हुआ, तो 100 से नीचे 2-3 लोग थे उधर, 1-2 लोग तो थे ही। जैसे चलो एग्जांपल के लिए आदित्य हमारे यहाँ स्टूडेंट थे 2023 बैच में, 24 में ना, उनका रैंक 3 था, ही इज आल्सो डूइंग पीएचडी फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। सौरादीप भी हमारे स्टूडेंट है, इनका 195 रैंक है, स्टिल ही इज डूइंग पीएचडी फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे फॉर द सेम डिपार्टमेंट। तो दोनों सेम डिपार्टमेंट में, इनका सीनियर अभी है आदित्य जो पहले देखा था, गेट में 3rd रैंक था, सो मतलब 3rd रैंक है और 195 रैंक है, बोथ आर डूइंग पीएचडी फ्रॉम सेम डिपार्टमेंट। So means rank is just to get into मतलब अप्लाई करने के लिए है कि आप उस प्रोसेस यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाई इन इंस्टीट्यूट। उसके बाद जैसे अब वहीं पे जैसे हर्षिता भी हमारे स्टूडेंट 88 रैंक था वहाँ पे, और भी कई सारे बच्चे हैं जो पीएचडी कर रहे हैं। सो लाइक जैसे मैं 3 एग्जांपल दिया, रैंक 3 आदित्य का है, ही इज आल्सो इन सेम डिपार्टमेंट, 88 हर्षिता का था, शी इज आल्सो इन सेम डिपार्टमेंट, ही हैज 195 स्टिल इन सेम डिपार्टमेंट। सो मेन आप गेट का कट ऑफ क्लियर करो, देन यू कैन अप्लाई बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू, दे विल गिव यू एडमिशन वेटर, है ना, सो यू डिजर्व और नॉट, वो इंटरव्यू डिसाइड करेगा, तो इंटरव्यू और रिटन टेस्ट डिसाइड करेगा। हाँ, उन लोगों के पास वो जो गेट का जो कितना स्कोर करके तुम आए हो ये प्रिविलेज नहीं देते हैं, उन लोग देता है उनका सामने कितना तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारा बोलने का तरीका कितना अच्छा है, और ऐसे ही वो लोग देखते हैं। बिल्कुल। सो नेक्स्ट जो है, और किसी को कुछ क्वेरीज है चैट में लिख सकते हो, या है ना आप, और ज़्यादातर ये बच्चों का मैंने नाम लिया, ये वो बच्चे हैं जैसे अभी देश दीपक हैं, वो भी पटना यूनिवर्सिटी से बीएससी किया है, आई थिंक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा या राजस्थान से उसने एमएससी किया है स्टैट्स में, अभी कानपुर से पीएचडी कर रहा है, उसके साथ में भी करेंगे सेशन। सो मतलब पहले भी कर रखा है मैंने, ऑलरेडी इंटरव्यू उसका होगा उस पर, तो इनका भी गेट में अराउंड मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है कितना रैंक था, बट है ना वो कर रहा है, मतलब जस्ट उसका कट ऑफ में भी क्लियर था शायद, तो वैसा है। सो स्टिल मतलब जो लोग अगर गेट का कट ऑफ क्लियर, यू अप्लाई के बाद अच्छी प्रिपरेशन करो, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करो, देन यू कैन गेट एडमिशन, ये है। बाकी जिनके सर मेरा क्वेश्चन, जी पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे सर आपने 3 साल में पीएचडी कर लिया, वो 3 साल में पीएचडी करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, एंड जॉब करनी है मतलब पीएचडी के बाद तो कैसे होगी? देखो पीएचडी का ऐसे ईयर डिसाइड नहीं, पीएचडी में कई सारी चीजें हैं, जैसे मेरे जो पीएचडी का वर्क है एवरेज वर्क है, लाइक आई हैव नॉट डन वेरी क्वालिटी रिसर्च और एकदम हाई लेवल रिसर्च किया मैंने। जो लोग उस तरह के प्रॉब्लम पे काम करते हैं तो उनका टाइम लगता है ना, जिनके बहुत हाई क्वालिटी, तो पीएचडी क्या है ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे मुझे था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लेना है। क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एचसीआई पब्लिकेशन के 2 पेपर चाहिए, 2 रिसर्च पेपर आपको पब्लिश होने चाहिए, डिग्री मतलब डिग्री मिलने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है वहाँ पे कि लाइक यू हैव एटलीस्ट 2 पब्लिकेशन इन एचसीआई जर्नल, है ना, एचसीआई इंडेक्स जर्नल होता है, साइंस इंडेक्स, तो उसको होना चाहिए। तो मेरा था कि समहाउ पब्लिश करके निकल जाओ, ऐसा है। अब वो कितना है वो तो, और उस टॉपिक पे भी डिपेंड करता है कैसा टॉपिक है ना, उस फील्ड में क्या चल रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो पहले आप नहीं बता सकते कितना टाइम लगेगा, है ना। वो जैसे जब मैं एंट्री कर रहा था, आई वाज नॉट डूइंग कि कब होगा कब नहीं होगा, बट अपने लेवल पे ट्राई करते गए, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं इवन जिनको 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, वो आपके उस पर डिपेंड करता है, बट हाँ कंसिस्टेंटली आप ट्राई कर रहे हो। और इसमें बहुत है ना, जैसे मैंने बताया कि जर्नल की लेवल होते हैं, आप एक Q1 Q2 Q3 Q4 4 क्वार्टाइल में जर्नल्स हैं, तो आप किस लेवल के रिसर्च कर रहे हो, उस लेवल का पब्लिश होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। बट
एससीआई जर्नल में 4 कैटेगरीज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सो आई डिड जस्ट एवरेज रिसर्च वर्क, तो इसलिए मैंने जल्दी कर लिया। ऐसा है, अगर आप अच्छा वर्क करोगे सो इट विल टेक टाइम। ये है। सर मैं बस यही मतलब सिंपल ही चाहिए था मुझे बस पीएचडी, क्योंकि मैं अभी आईआईटी दिल्ली में एमएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे सर 5 साल सुन के थोड़ा डर सा लगता है, फिर कॉर्पोरेट जॉब करने का मन है, मतलब कि पीएचडी डिग्री मिल जाए 3 साल में, ऐसा कुछ। नहीं तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर है, तो गाइड भी फैक्टर है। गाइड कैसे हैं, कई बार क्या होता है पीएचडी का जो प्रोसेस है, एग्जांपल के मैं बता रहा हूँ, 1 साल कोर्स वर्क में जाता है, अगले 1 साल आपके कॉम्प्रिहेंसिव और ये क्वालिफायर में जाता है, फिर आप रिसर्च शुरू करते हो। थर्ड ईयर में एक्चुअली ज़्यादातर जगह रिसर्च शुरू ही होता है, ऐसा है। तो ये भी एक फैक्टर है कि आपके गाइड के साथ अगर आप शुरू से ही रिसर्च पे काम शुरू कर देते हो। जैसे बॉम्बे कानपुर में क्या है कि अभी जैसे सौरदीप का गाइड डिसाइड भी नहीं हुआ होगा कि हु विल बी योर सुपरवाइजर, है ना? ऐसा है? अभी नहीं हो, क्वालिफायर नहीं के बाद सर, होगा। क्वालिफायर हो मतलब क्वालिफायर के बाद होगा। अभी वो सब नहीं में, है अभी, वो क्वालिफायर उठ गया है सर। हाँ, वो अभी नहीं होता अभी। सीजीपीए बेसिस में सीपीआई जो होता है 7.5 के ऊपर रखना चाहिए कोर्स वर्क में, और सेमिनार होता है, सेमिनार से गाइड एलोकेट होता है। हाँ। सो अभी तो वो भी तो मेनली क्या होता है कि जैसे जो बड़ी आईआईटीज़ हैं, जैसे अभी मैं देश दीपक से जस्ट अभी बात कर रहा था। सो तो उसमें ये है कि उसका भी गाइड डिसाइड नहीं हुआ है। ही इज़ इन सेकंड सेमेस्टर, अभी चल रहा गाइड है। सिलेक्शन में वन ईयर चला जाएगा। हाँ, तो 1 साल कोर्स वर्क, देन उसके बाद क्वालिफायर, तो अराउंड समझो कि 2 साल तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो मेन रिसर्च थर्ड ईयर में स्टार्ट ही होता है। तो आपको जल्दी करना है तो आपको पहले से किसी से बात करके एक ऐसे गाइड हो जो सपोर्टिव हो, जो तुम्हारी प्रॉब्लम को समझे, है ना? क्योंकि मैं भी जब ज्वाइन किया था, मैं ऑलरेडी बहुत, मेरा एज 27 के आसपास हो गया था जब पीएचडी शुरू कर रहा था मैं। तो ऑलरेडी मैं बहुत लेट था एक्चुअली। तो मेरा था कि नहीं, मुझे जल्दी करना है इस तरह से। सो सर को भी मैंने बताया ये चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हुई एंड देन मैं बहुत जल्दी में था, मुझे जल्दी निकलना है समहाउ। तो वैसे है, तो वो दोनों तरफ से होने चाहिए। देन मतलब बहुत पहले से स्टार्ट करो, बात करो, उनको बताओ कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मुझे डिग्री जल्दी लेके निकलना है, दैट्स ऑल काइंड ऑफ दिस थिंग। अगर अच्छा क्वालिटी कर पाओ तो ये है। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब अपने लेवल पे यू ट्राई। वो 5 साल भी लगेगा तो खाली नहीं, पैसे मिलते हैं, है ना? पीएचडी में अराउंड 40,000 पर मंथ आपको फेलोशिप मिल रही है अप्रॉक्स। सो मतलब ऐसे खाली तो नहीं बैठे हैं, स्टिल वो जीने के लिए पैसे दे ही रहे हैं आपको, वैसा है। एंड देन उसके बाद जब आप अच्छा वर्क करके निकलोगे तो अच्छा स्कोप मिलेगा, ये चीज़ें हैं। सर फिर वो भी तो है थोड़ा एकेडमिक जॉब को लेकर, मैं यहाँ पे नीरज सर से पूछा पीएचडी के लिए, तो उन्होंने बोला कि एकेडमिक जॉब तो थोड़े ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हुई सर। नहीं, लेकिन मिल जाएगा, अच्छा काम करोगे तो एकेडमिक में भी बहुत अपॉर्चुनिटी तो है। जैसे स्पेशली स्टैटिस्टिक्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी। अभी एआई, एमएल, डेटा साइंस सब फील्ड में स्टैटिस्टिशियन से बहुत ज़रूरत है, जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के हैं। तो इतने सारे एडवर्टाइजमेंट है, जैसे अभी मैं देख रहा था एम्स में भी आया हुआ है बायो स्टैटिस्टिक्स के लिए। इवन मतलब हम स्टैटिस्टिक्स वाले ना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में भी, आईआईएम में भी जा सकते हैं। मेरे कई सारे दोस्त आईआईएम में फैकल्टी हैं, जो मेरे साथ कहीं यूजी में, पीजी में, पीएचडी में थे, वो आईआईएम में हैं, आईआईटी में भी हैं कुछ लोग। इधर फिर तुम मेडिकल में जा सकते हो, जैसे अभी मेरी कलीग थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में ही, तो वो अभी एक मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किए हैं एज अ फैकल्टी। तो स्टैटिस्टिक्स वालों का मेडिकल कॉलेज में भी है। अभी एम्स दिल्ली में आया हुआ है स्टैटिस्टिक्स के लिए फैकल्टी का, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का, ऐसा है। तो कई जगह तुम मतलब आप मेडिकल में भी जा सकते हो, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हो, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हो, इकोनॉमिक्स में भी जा सकते हो, तो बहुत स्कोप है। बाकी एआई, एमएल और ये जो कॉर्पोरेट है उसमें भी जा सकते हो। तो आप ऐसे नेगेटिव ना होके जस्ट यू वर्क, अच्छा वर्क करोगे तो मिल जाएगा, है ना? और जॉब ऐसे कोई पीएचडी करके कोई खाली बैठा नहीं है, जिसका अच्छा, जिसने काम किया है जनरली, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या मान लो मतलब किसी अच्छी जगह से, आईआईटी, एनआईटी से, तो वो अच्छी जगह सेटल्ड है। इवन प्राइवेट में ज्वाइन करोगे ना, जैसे बीआईटी मेसरा, बिट्स पिलानी, है ना, इनके इतने सारे सेंटर है, या मान लो बहुत सारे वीआईटी वेल्लोर, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, दे ऑल्सो पे अ डिसेंट अमाउंट। लाइक अभी मेरा एक फ्रेंड, जैसे मैं वीआईटी कहाँ एपी में था, अगर 1.5 लाख रुपए पर मंथ पे करते हैं, इनिशियल सैलरी अराउंड रहता है। तुम बिट्स पिलानी ज्वाइन करो, 2 लाख रुपए ऑलमोस्ट इनिशियल पे रहता है, ज्वाइनिंग के टाइम पे लेवल 12 पे लेते हैं। तो ये प्राइवेट वाले इवन ज्यादा पे करते हैं। अगर तुम क्वालिफाइड हो ना, तो गवर्नमेंट में 1 लाख से शुरू होता है, तुम प्राइवेट ज्वाइन करो 1.5 लाख 2 लाख से तुम्हारा शुरू होगा, क्योंकि दे ऑल्सो ट्राई टू गेट इनटू, है ना, मतलब बढ़िया कैंडिडेट मिले उसको, तो दे पे यू बेटर देन द गवर्नमेंट पे स्केल, ताकि तुम उनके यहाँ टिको, है ना। जैसे गवर्नमेंट के नाम पे लोग चले जाते हैं, सो प्राइवेट वाले इवन 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा सैलरी देते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के कंपैरिजन में, सो दैट लोग वहाँ टिके। तो वैसा है, अपॉर्चुनिटी बहुत है। आप मेहनत करो, अच्छा काम करो समय के हिसाब से, एंड हो जाएगा, है ना। एकेडमिक में जॉब है, इतने सारे बहुत जॉब है। सर एक चीज और, जैसे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड पीएचडी करने पे क्या कॉर्पोरेट पे जॉब मिल जाएगी, जैसे स्टैटिस्टिक्स वालों को तो मिल ही जाती है डेटा साइंस तरफ। हाँ, मैथ वालों को भी मिल जाती है, क्योंकि मैथ से रिलेटेड ही है, थोड़े से आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। सो स्टिल यू कैन डू बहुत। जैसे मैं याद है मुझे, जैसे मेरी सीनियर थी आईआईटी दिल्ली के, कई सारे लोग थे, हिमानी उपाध्याय या कई लोग मैं जानता हूँ, जो
मैथ से किए थे, बाद में कॉर्पोरेट में भी जॉब कर रहे हैं वो लोग। इवन जैसे पुनीत परीक्षा सर हैं, पुनीत परीक्षा सर आईआईटी दिल्ली से पीएचडी किए हुए हैं एस धर्माजा के अंडर, धर्माजा सर के अंडर। हाँ, वो कॉर्पोरेट में काम कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक में काम कर रहे थे आफ्टर पीएचडी। वो अभी आईआईटी रोपर में फैकल्टी हैं, पुनीत परीक्षा। सो वो मेरे सीनियर थे आईआईटी दिल्ली में, जब मैं मास्टर कर रहा था वो पीएचडी कर रहे थे। सो उनका मास्टर आईआईटी दिल्ली से ही था मैथ्स में, पीएचडी आईआईटी दिल्ली से किया स्टैट्स में। देन वो ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे थे, गुड़गांव में भी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक या इस तरह से कुछ जो फॉरेन बैंक है उसमें काम कर रहे थे आफ्टर पीएचडी। एंड देन अभी वो आईआईटी रोपर में फैकल्टी ज्वाइन किए लास्ट ईयर, ऐसा है। तो मैथ्स वाले लोग भी है ना आगे कर सकते हैं, तो यू ट्राई इवन मैथ से पीएचडी करके बाद में कॉर्पोरेट में काम कर सकते हो। जैसे मैं देखता हूँ अभी आईएससी बैंगलोर में आप देखोगे जो सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल डेटा साइंस डिपार्टमेंट है ना, तो सीडीएस में देखो आप, वहाँ फैकल्टीज हैं जो आईआईटी दिल्ली से मैथ्स में पीएचडी किए हैं। अनिमा नागर मैम को आप जानते होंगे, उनका स्कॉलर है, तो वो आईएससी बैंगलोर में फैकल्टी हैं, आईआईटी दिल्ली से पीएचडी करके आईएससी बैंगलोर में फैकल्टी हैं वो सीडीएस डिपार्टमेंट है, कंप्यूटेशनल डेटा साइंस डिपार्टमेंट में। सो यू कैन डू ये, आपको आपको अपने अंदर स्किल क्वालिटी डेवलप करनी है, हो जाएगा, लगे रहना पड़ेगा उसके लिए, तो हो जाएगा। रास्ता नहीं भी होगा तो रास्ता बना लोगे, ये है। सो उसके लिए आपको अपने अंदर करेज और कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। सर जी सर प्रोबेबिलिस्टिक इन्फरेंस में पीएचडी करना कैसा रहेगा? बताइए सौरदीप, क्या इन्फ्रेंस में? सर प्रोबेबिलिस्टिक इन्फरेंस जैसे मतलब थियोरेटिकल जोन में? नहीं प्रोबेबिलिस्टिक इन्फरेंस जैसे आप एआईएमएल इन्फरेंस, हाँ जैसे प्रोबेबिलिस्टिक इन्फरेंस में क्या होता है कि आपका जैसे एआईएमएल मॉडल्स होता है ना सर, आप उसको यूज करके बायजियन नेटवर्क्स पे पूरा काम करोगे, और आपको मॉन्टे कार्लो मेथड्स वगैरह जो होता है ना उसका पूरा एक्सटेंशन वर्जन है। तो वो चीज़ अगर जैसे मैं यहाँ पे सर एक्चुअली क्या हो रहा है कि एमएस एआई डाटा मतलब कि एआई डाटा साइंस में कर रहा हूँ ना कहीं पे, तो एक्चुअली मैं स्टैटिस्टिक में जाना चाहता हूँ, जैसे प्रोबेबिलिस्टिक इन्फ्रेंस में कहीं इंडिया में मिले आईआईटीज में या जैसे अब्रोड में। तो वही है कि आईआईटीज बॉम्बे में अलाउ करते हैं एमएस डाटा साइंस वालों को? हाँ, सब लोग सब अलाउड हैं, मैथ स्टैट्स बाकी रिलेटेड फील्ड के लोग सब अलाउड हैं। जैसे मेरा एमएससी स्टैट्स नहीं है ना सर। हाँ स्टिल यू आर अलाउड, मतलब एमएससी स्टैट्स एंड एमएससी डेटा साइंस है तब भी आप पीएचडी उस फील्ड में कर सकते हो। उसमें आईआईटीज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते वो लोग। इवन कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स स्टिल यू कैन डू पीएचडी फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट या स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, मान लीजिए बैकग्राउंड स्टैटिक्स नहीं है, फिर भी हम तो एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ लिया जिस तरीके से, लेकिन वहां तो प्रॉब्लम होती होगी जब ना। तो सीखना पड़ेगा, लोग सीखते हैं ना, बहुत सीखना पड़ेगा, हाँ है ना। इधर तो मैथमेटिक्स एक ही डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स, उधर ही स्टैटिस्टिक्स से काम होता है। तो इधर मतलब मैथमेटिक्स में जो आया है, इधर से एक कोगाइड लेके बाहर बहुत सारे डिपार्टमेंट है। इधर मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट है, केसीडीएच करके डिपार्टमेंट है, आईईओआर ऑपरेशनल रिसर्च के ऊपर इधर काम होता है। बहुत सारे मेरा जान पहचान इधर हो गया, सीनियर लोग हैं, उन लोगों ने मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से एक कोगाइड लिया, और बाहर कोई डिपार्टमेंट से आईआईटी बॉम्बे का जो इंस्टीट्यूट में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, लाइक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से अभी एक गाइड लेके उन्होंने ये कर रहे हैं, मतलब कोई मैनेजमेंट का ये एआईएमएल टाइप का स्टडी पीएचडी कर रहा है इसके ऊपर। बट उसका डिग्री आफ्टर दैट मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट नहीं देगा, और बट उनका जो काम है, काम लाइक एआईएमएल का ही काम होगा। तो ऐसा तो होता ही है, डिग्री आईआईटी बॉम्बे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से मिलेगा। हाँ, जैसे आपके साथ या आपके सीनियर होगी जो मेरी क्लासमेट थी अंकिता धरगर, अंकिता जो आप जानते होंगे, आप मतलब मेरे साथ एमएससी की है बॉम्बे से ही। सो अभी वो पीएचडी उसका कंप्लीट होने वाला है। सो वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की स्कॉलर है, बट सी इज डूइंग अंदर अ प्रोफेसर फ्रॉम आईईओआर डिपार्टमेंट, है ना, जो कोई फॉरेन के गेम थ्योरी में काम कर रही है। सो एडमिशन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, बट गाइड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में है, बट है ना, शी इज वर्किंग अंडर अ प्रोफेसर इन आईईओआर डिपार्टमेंट। ऐसा कर सकते हैं, एक बार एडमिशन ले लो। देन देखो, आप जो पूछ रहे थे ना कि कैसा रहेगा, सो यू फाइंड द पर्सन जो उस एरिया में काम कर रहे हैं, है ना, मेनली डिफरेंट इंस्टीट्यूट के आप फैकल्टी प्रोफाइल देखो, तो आपको लगता है कि ये पर्सन उस फील्ड में काम कर रहे हैं जिसमें आप करना चाहते हो, तो आप उनसे बात करो, मिलो, है ना। मतलब जैसे ईमेल कर सकते हो, कॉल पे अगर पॉसिबल है तो बात कर सकते हो, मिल के बात पर्सनली बात कर सकते हो। प्रोफेसर लोग बहुत पोलाइट होते हैं ना, बहुत मतलब एक हम्बल होते हैं, तो आपको हेल्प मांगोगे हेल्प करेंगे, है ना, ये हैं। सो आप मिलो, उनसे बात करो, देन दे विल गाइड यू फर्दर कि उस फील्ड में क्या हो सकता है ना, ये है। और कुछ क्वेरी है किसी का? चैट में लिख सकते हो या अनम्यूट कर सकते हो, है ना।
तो मेनली यही था, मेनली है ना। निशांत, आपको कुछ क्वेरी है? आप कह रहे थे इसमें आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ऑलरेडी हमने बता दिए हैं, स्वरादीप ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं ऑलरेडी, कैसे क्या प्रोसेस और कैसे क्या होता है ना। सो डिफिकल्ट नहीं है इतना, है ना। इवन जैसे हाँ। वो जो मैं बता रहा था, वो जो आदित्य, जिनका नाम आदित्य का मैथ्स में एमएससी है IIT भिलाई से, IIT भिलाई, हाँ। हाँ IIT भिलाई से वो मैथ्स में एमएससी करके वो स्टैट्स में PhD कर रहा है बॉम्बे से। ये चीज़ें हैं। सो देयर आर मेनी पीपल लाइक दैट, बहुत सारे लोग हैं जो मैथ्स में एमएससी करके बाद में स्टैट्स में PhD करते हैं, वैसे लोग हैं, या इवन दूसरे फील्ड में, और वो कर लेते हैं बिकॉज दे लर्न। जब पुनीत बड़ीछा सर का मैंने एग्जांपल दिया, तो वो भी मैथ्स में एमएससी किए हैं, बाद में स्टैट्स में PhD किए हैं। और IIT दिल्ली में ज़्यादातर स्कॉलर आपको दिखेंगे वही लोग हैं जो मैथ्स में एमएससी और स्टैट्स में PhD कर रहे हैं, जो भी स्टैटिस्टिक्स में PhD कर रहे हैं ना, ऐसे ही सब बहुत सारे टीए जो हमारे वही सब हैं इसी सब बैकग्राउंड वही से। लोग हैं। हाँ, मेनली जहाँ स्टैटिस्टिक्स कोर नहीं है, कोर स्टैटिस्टिक्स बॉम्बे और कानपुर में है, जहाँ एमएससी स्टैटिस्टिक्स चलता है। तो जो नॉन इन दोनों को छोड़ के, बॉम्बे कानपुर को छोड़ के, बाकी IITs में जो आपको स्टैटिस्टिक्स में PhD कर रहे होंगे, उनमें मोस्टली स्टूडेंट वो होंगे जिनका मैथमेटिक्स में मास्टर होगा। कुछ को छोड़ दो एक्सेप्शनल स्टूडेंट को, तो बाकी सबका मैथमेटिक्स में मास्टर होगा, देन वो स्टैटिस्टिक्स में PhD कर रहे हैं, ऐसा इस तरह से। सर जैसे डिपार्टमेंट चूज करते हैं, जैसे IITs बॉम्बे में, ऐसा तो नहीं है ना कि वो जैसे हम लोग AIML मॉडल्स में काम कर रहे हैं, स्टैट्स में PhD करना चाहते हैं, तो वो ऐसे तो नहीं है कि रिजेक्ट कर देंगे, लाइक हाँ नहीं हमें AI मॉडल। नहीं, दे इनकरेज। आप कुछ नया करोगे तो उनको भी नया सीखने को मिलेगा, वो साथ में करेंगे। रिसर्च इज नॉट समथिंग दे ऑलरेडी नो। फैकल्टीज भी एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, है ना। रिसर्च क्या, कुछ नया आपको ट्राई करना है, सो दे ऑल्सो एक्सप्लोर। अगर आप कुछ नया काम करना चाहते हो तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। स्पेशली PhD में स्टूडेंट को खुद ही काम करना होता है, बट आप कुछ नया करना चाहते हो तो दे विल सपोर्ट यू कि हाँ भाई ठीक करो, हम भी देखते हैं साथ में अगर कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि PhD आपका तो करना आपको है एट द एंड। ये है, तो वो आपको बस गाइड करेंगे। आप कुछ हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो उनका फील्ड नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, पहले आप बात कर सकते हो उसके लिए, है ना। ये है, बट दे विल इनकरेज। इवन आपको कुछ नया आइडियाज हैं, सो वो इनकरेज करेंगे ये चीजें। चैट में कोई कुछ पूछ रहे थे। सो what is the amount of stipend does one get if they do PhD by qualifying GATE? Is there any difference between the one with who qualify this from JRF? बताइए, GATE और JRF में कुछ डिफरेंस है फेलोशिप का, सौरदीप? नहीं सर, डिफरेंस एक ही है। और JRF वालों जो ज्वाइन किया, उनको आफ्टर 3 मंथ्स दे विल गेट द स्टाइपेंड। एंड और जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप होता है, जो 37,000 ही दोनों को मिलते हैं, जो JRF करके आया, और जो गेट के लिए इंस्टीट्यूट फेलोशिप जो जिसको मिलेगा हर महीने बॉम्बे में 10th महीने में 10th में ही मिल जाता है 37,000। और JRF जो होता है थर्ड मंथ में होता है, मतलब जनवरी में ज्वाइन किया उसको मिलेगा मार्च या अप्रैल में मिलेगा, उसके बाद फिर भी 3 महीने छोड़ के मिलेगा, ऐसा करके मिलते हैं। हाँ, क्वार्टरली मिलते हैं, ईयर में क्वार्टरली उनको एक साथ मिलते हैं। 37 प्लस 37 प्लस 37 एक साथ मिल जाएगा। और इंस्टीट्यूट फेलोशिप में 37,000 ही मिलेगा, हर महीने मिलेगा। तब तो सर अच्छा है, जो इकट्ठे मिलेगा तब तो थोड़ा दिखाई देगा ज्यादा पैसा है। लेकिन गरीबी भी तो रहेगी। जैसे अगर मान लो 3 महीने झेलना पड़ेगा ना। मैंने ज्वाइन किया, 1 साल तक फेलोशिप मिला ही नहीं, 1 साल बाद सीधा 3 लाख रुपए अराउंड आया था, ऐसा है। हाँ, तो वैसे हैं, तो उसमें है कि 1 साल तक गरीबी भी तो झेलनी पड़ेगी, पैसे नहीं होंगे जेब में आपके, वो है। फिर एक सर साथ आएगा तो हाँ। सर वो मैं बोलूं, जैसे MSc में चुपचाप हॉस्टल में खाना खा रहे हैं, शांत रह रहे हैं, वैसे ही तो रह सकते हैं ना, ज्यादा खर्चे नहीं होते होंगे ऐसा कुछ PhD में। हाँ, तो रह सकते हैं तो अच्छा है। ये है। तो गेट में हर महीने फेलोशिप टाइम पे मिलती है, नेट के थ्रू या JRF के थ्रू जो है, क्योंकि JRF के पैसा CSIR से आता है या UGC से आता है, तो वो डिले होता रहता है, 3 महीने 4 महीने पे एक बार आएगा, ऐसा होता है। मतलब एक साथ आएगा और जो भी आएगा, एक साल, सर क्योंकि 1 उस साल पैसे मेरे टाइम पे 1 साल लग गया था, वैसा है। सर उस पैसे के कुछ यूज हो जाता है, रिसर्च में यूज हो जाता है कि बच ही जाता है कुछ, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ यूज नहीं होता, वो तुम्हारा ही पैसा है, तुम लेके एंजॉय कर सकते हो, जमा के रख सकते हो, घर में हाँ, भेज वही। सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, वो तो हाँ ना, पैसा कुछ नहीं लगता। हाँ, तुम्हारा रहने के लिए जो और खाने के लिए मेस का एक चार्ज होता है। मेस का चार्ज IIT बॉम्बे में 27,000 है, और IIT धनबाद में शायद 23,000 थे। और रहने के लिए हॉस्टल फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब कुछ मिल के मिला के लाइक 18,000 और 20,000 होता है। 6 महीने छोड़ के, मतलब आफ्टर ऑल दी 6 months you have to pay them like 52,000, around 52,000, not more than 52,000, so you can live there for 6 months.
यस, मतलब हर सेमेस्टर में अराउंड 50,000 के हाँ, आसपास पे करना होगा, एकदम। रहना, खाना और पढ़ाई का। हाँ, एकदम। और बदले में वो आपको हर महीने 37,000 पे करेंगे फॉर फर्स्ट 2 ईयर एंड 42,000 फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। ये नेक्स्ट 3 इयर्स, हाँ, हम्म, जीआरएफ हो जाएगा। तो वैसा Yes. है, तो ये फेलोशिप रहती है। और आईआईटीज में गेट नेट की सेम फेलोशिप है। कोई डिफरेंस नहीं है। और मेरे को ये पूछना है, जैसे अभी 2 महीने बचे हैं, 2 महीने के बाद ही होगा शायद इंटरव्यू वगैरह, तो सर ये 2 महीने को कैसे यूज करें कि रिटर्न क्लियर हो जाए और इंटरव्यू बताइए सर। में भी ठीक से परफॉर्म कर पाए। हाँ, अभी गेट का रिजल्ट शायद आएगा 19th आने वाला है। में शायद आएगा। हाँ हाँ, जी आने सर, वाला है। 2 दिन बाद आएगा शायद। 2 दिन बाद आएगा, हाँ। उसके बाद तो चालू हो जाएगा फॉर्म फिलअप करना। मैंने सुना है थोड़ा खड़गपुर का शायद 26 में आएगा फॉर्म, और तिरुपति में भी 2 अप्रैल में आएगा शायद, देखा मैंने। तो ऐसा करके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म फिलअप होने के बाद ही 1 महीने के अंदर, मतलब मई के अंदर ही वो लोग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा कॉल कर लेगा, मतलब इंटरव्यू के लिए और रिटन टेस्ट के लिए कॉल कर लेगा। तो मई के मिडिल से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम्हारे पास 2 महीने ही है। तो अभी से एक टॉपिक चूज करना है किसके ऊपर तुम इंटरव्यू देना चाहते हो, नॉट किसके ऊपर तुम पीएचडी करना चाहते हो। ये नहीं है, इंटरव्यू देने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बहुत जरूरी है। तो लाइक 2 टॉपिक चूज करके उस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लो। लाइक एक बुक पकड़ के मैंने वीके रोहत की अच्छे से पढ़ा, और एक यूट्यूब में लेक्चर है, मैंने तो सर का नोट से फॉलो किया, सर ने जो करवाया रिटन टेस्ट के लिए। और वीके रोहत की बुक थोड़ा बहुत पढ़ा। एंड नीरज मिश्र सर, आईआईटी कानपुर का एक सर है, उनका यूट्यूब का लेक्चर बहुत अच्छा है। एक स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस करके मैंने देखा है, उसका लेक्चर लाइक 52 तक है। सब नहीं देखा मैंने, लेकिन कुछ छोड़ छोड़ के एस्टिमेशन में बहुत अंदर जाके वो बहुत इन डेप्थ पढ़ाते हैं उन्होंने। तो वो लेक्चर बहुत हेल्प किया मेरे को। और रिग्रेशन के लिए मैंने जो 1-2 बुक फॉलो किया मैंने, ऐसे ही होगा मेरे को मेरा प्रिपरेशन। तो उतना डिफिकल्ट कुछ पूछता नहीं उन लोगों ने बेसिक सर मैंने चीजें पूछेगा। मैंने सर लीनियर, क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने एमएससी मैथ्स किया हुआ है, तो सर मैं लीनियर सोचा है मैंने। और रिग्रेशन में मैंने वो सर के लेक्चर भी देखे थे, और फिर मैंने एनपीटीएल पर वो शलभ सर है उनका भी देख लिया था, तो मेरे को वो अच्छा लगा था टॉपिक, तो सर मैंने रिग्रेशन सोचा है। और सर जो स्टैट्स का बेसिक वाला जो अपना गेट का सिलेबस था ही, और वो सोचा है सर। तो सर ये 3 टॉपिक फिर काफी रहेंगे सर, या फिर मेरे को और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा? मतलब गेट में 3 टॉपिक क्या हो गया? एक तो रिग्रेशन हो गया आपका, एक क्या प्रोबेबिलिटी इन्फरेंस, वो कह रहे हो आप? हाँ जी सर। जो गेट के सिलेबस में था। हाँ जी सर। हाँ, कर सकते हो। तो मेनली आप कोई, जैसे क्या ना, कोई सिलेबस देख लो, कहीं एमएससी स्टैटिस्टिक्स का ना एक बार कहीं से कोर्स डाउनलोड कर लो, फॉर एग्जांपल बॉम्बे या कानपुर किसी का। तो आप देखो सब्जेक्ट, जैसे स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस एक सब्जेक्ट हो गया, तो उसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं, मेनली उसमें एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस आती हैं, वैसा है। फिर जैसे प्रोबेबिलिटी थ्योरी हो गई, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में बेसिक प्रोबेबिलिटी से लेके रैंडम वेरिएबल, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिट थ्योरम तक आती है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तक आ जाती है, तो वैसा है। तो ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी एक कोर्स हो गया। ये मैं जब इंटरव्यू दे रहा था, अगर मेरे वीडियोस देखो जो मैंने शेयर किया था, तो मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी और इन्फेरेंस, ये 2 सब्जेक्ट लेके चल रहा था कि आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी से पूछो या फिर इन्फेरेंस से पूछो। तो ये पूरा जो जैम का सिलेबस अराउंड है वैसा, कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी और इन्फेरेंस पूरा जैम का सिलेबस है। अब थोड़े ऐड हो गया है। इसमें कमांड बना लिए तो हो जाएगा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी इन्फेरेंस में कमांड बना लिए तो मान लीजिए हो ही जाएगा। कोई 2 सब्जेक्ट ढंग से बना लो, तो वो पूछते हैं एक सब्जेक्ट, फिर उसमें अच्छा आंसर को फिर दूसरा भी पूछ सकते हैं। तो आप बताओ कि इन दोनों में तैयारी किया मैंने, इन दोनों में कंफर्टेबल हूं मैं, वैसा। कभी कभी ऐसा भी ओके होगा। सर। मेरा जब हुआ आईआईटी बॉम्बे में इंटरव्यू, मैंने सीनियर से एडवाइस मिला मेरे को, तुम 2 टॉपिक पढ़ के आओ। उन्होंने पूछेगा कौन सा टॉपिक तुमको अच्छा लगेगा, उधर ही क्वेश्चन पूछेगा। बट इस बार यही हुआ, ठीक है। तो मेरे को जो रिटन टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट के क्वेश्चन से ही मेरा पूरा इंटरव्यू हुआ। एक बार भी कुछ नहीं पूछा तुम्हारा इंटरेस्ट जोन क्या है ऐसा करके। बट मैंने गुवाहाटी आईआईटी गुवाहाटी में, तिरुपति में, धनबाद में गए थे, उधर पूछा है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द हाँ, ऑब्स्टेकल्स। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, तो उनका मर्जी है। हाँ, हाँ। जैसे वो बैठे मर्जी उनका है। मन है, कुछ भी पूछ लेंगे, वैसा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो
उस तरह से। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारे एमएससी में वो प्रेजेंटेशन होती थी प्रोजेक्ट की, सर उसमें भी वो प्रोजेक्ट का टॉपिक कुछ भी हो पूछ हाँ तो वो कहीं से भी लेते थे सर। जी बिल्कुल वैसे ही है, वैसे इंटरव्यू वैसे ही वो लोग तो ऐसे ही अपना बैठे हैं, चलो भाई क्या बताओगे ऐसे, मतलब बहुत वो होता है ना, वैसा कोई प्रेशर नहीं होता, बहुत है ना, इन्वायरमेंट भी वैसा बस फ्रेंडली होते हैं प्रोफेसर्स भी आपको। हाँ बहुत बहुत मेरे को बहुत हेल्प किया। मैंने बोर्ड वर्क में मैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का शायद वेरिएंस मेरे को याद नहीं थे, तो मेरे को मैंने भूल गया, तो उन्होंने बोला तुम साइड में एक बोर्ड है उधर जाके डिराइव करो, पूरा डिराइव करके वो जो आएगा उसको लिखो, मैं तुम्हारे पास बहुत सारे टाइम है। तो मेरा इंटरव्यू मतलब हाईएस्ट हुआ लाइक 50 मिनट्स टू 55 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला, और बाकी जिसका हुआ उसका देखा मैंने 20 मिनट्स 30 मिनट्स में खत्म हो गया। तो मेरा तो उन लोग बहुत सपोर्टिव है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस मैंने भूल गया, तो उन्होंने बोला डिराइव करो, तो इजी होता है, इजी रहना चाहिए, तो बी कॉन्फिडेंट, हो जाएगा। ओके सर। आईआईटी सर कानपुर एक के एक टॉपिक इन्फ्लुएंस के जो बता रहे हैं नीरज मिश्रा सर हैं, प्रोफेसर नीरज मिश्रा हैं। हाँ सर, हाँ नीरज सर, मिश्रा उसके एक्चुअली मेरे सर है। सुपरवाइजर के सुपरवाइजर हैं, मैं जिनके अंडर पीएचडी किया हूँ वो उनके अंडर बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं नीरज मिश्रा सर। हाँ बोलिए, पूछ रहे हैं। मैं बोल रहा था सर, एक टॉपिक मैथमेटिक्स का ले लूं और स्टैटिक्स का ले लूं, क्या संभव है इसमें? स्टैटिक्स में अगर पीएचडी करनी थी, एक टॉपिक दोनों से ले लूं, तो ऐसा कुछ संभव? हाँ 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 बिल्कुल, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन, हाँ शायद मतलब आप पूछेगा, उनका ऊपर डिपेंड करेगा, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछेगा या नहीं पूछेगा, स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक से पूछेगा। जैसे लीनियर अलजेब्रा तो ये सब भी अगर आप चाहो तो चूज कर सकते हो, यू कैन टेल, हाँ एक हाँ। टॉपिक इधर से ले सकते हो। तो उससे पूछेंगे, मुझसे है ना, लीनियर से पूछते थे मैं जब था उसमें, तो लीनियर अलजेब्रा से पूछ लेते हैं। हाँ जी पूछिए, नेक्स्ट हैंड रेज कर रखे हैं जो भी, गौरव कुछ पूछना आपको? यही है तो कानपुर में तो मतलब कुछ जो बहुत सीनियर्स है, देवाशीष कुंडू सर हैं या है ना नीरज मिश्रा सर हैं, ये लोग काफी मतलब फेमस है, काफी सीनियर प्रोफेसर हैं बहुत, है ना, इनके पास एक्सपीरियंसेस हैं, तो वैसा है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब लोग अगर क्वेरी खत्म हो गया तो यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि काफी रात हो गया है ऐसा ना, अराउंड 12:30 हो गया रात को ना। सो ठीक है, थैंक यू सौरदीप फॉर योर टाइम, एंड बच्चों को जरूर हेल्प वेलकम करेगा सर। ये गाइडेंस। मेन क्या है हाँ कि सर। जब एस्पिरेंट से सुनते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हाँ आपने हाँ। किया तो ये भी कर लेंगे, वैसा है। सो इसीलिए हो जाएगा, है ना। तो बाकी लोग कीजिए, मतलब हर कोई, ये तो चेन है ना, तो आपके बाद कोई आएगा, उसके बाद कोई आएगा, तो जो प्रिपेयर करेगा वो उस चेन में आगे बढ़ेगा। सो आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। Sir, सो I will help them, no problem. They can text me. Yeah. Thank you, sir. ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सौरदीप, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। Okay. मिलते हैं फिर, थैंक यू, गुड नाइट। हाँ Good night, sir. यस सर।